नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं, किस किस की क्लास लगाने वाला हूं। चुनावी बॉन्ड की लिस्ट आ गई, लेकिन क्या आपको उसका पूरा सच पता है? आज मैं आपको इसमें वो डिटेल्स बताऊंगा जो अब तक आपको नहीं पता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ने ईडी सीबीआई से वसूली करवाई है। इसका सच क्या निकला है वो भी आपको दिखाऊंगा। मोदी, अडानी, अंबानी और चुनावी चंदे का क्या कनेक्शन निकला जब डिटेल में पूरी लिस्ट को देखा गया, ये इसका चैप्टर भी है। और कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों ने जिनसे चंदा लिया वो कौन निकले, इसकी भी बात होगी। इसके बाद आज की एक और बड़ी खबर, शराब घोटाला का मामला, पूर्व सीएम की बेटी गिरफ्तार हो गई है। अगला नंबर क्या केजरीवाल का है? कोर्ट से भी केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्या? प्रधानमंत्री मोदी को रोड शो करने के लिए कोर्ट के पास क्यों जाना पड़ा, आज यह भी बताऊंगा। और बिहार में शपथ ग्रहण, यूपी में अखिलेश की नई लिस्ट, 2024 के चुनाव पर पॉलिटिकल चैप्टर भी लेकर आया हूं। फिर बात होगी यूपी की। यूपी के वो 4 गुनहगार जो अब न घर के रहेंगे न घाट के। पेपर लीक मामले में यूपी से बहुत बड़ी खबर आई है, वो भी आपको बताऊंगा। और आखिर में होगा फैक्ट फैक्टर, वो मिठाई जो पेट में जाकर दवाई बन जाती है, उस मिठाई के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। चुनाव आयोग कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी होने वाला है। लोकसभा चुनाव के साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 2019 की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में हो सकता है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लगी चोट के मामले में सस्पेंस अब भी बरकरार है। अस्पताल अपने पहले के बयान से पलट गया है। अब जानकारी दी गई है कि ममता बनर्जी को किसी ने जानबूझकर धक्का नहीं दिया था, बल्कि झोंके या झटके की वजह से ममता बनर्जी गिर गई। वहीं बीजेपी ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। ममता बनर्जी को फिलहाल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति के खिलाफ ईडी को बड़ी सफलता मिली है। अमेठी में गायत्री प्रजापति की करीबी गुड्डा देवी के घर से ईडी ने बड़ी मात्रा में कैश और ज्वेलरी को बरामद किया है। करोड़ों का कैश एक दीवार में छिपा कर रखा गया था। वहीं ईडी ने गायत्री प्रजापति के छोटे बेटे अनुराग प्रजापति को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। ईडी के छापों के बाद गायत्री प्रजापति की पत्नी की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। दिल्ली में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुख्यालय के अंदर घुसने की कोशिश की, जिन्हें रोकने में सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। असल में सीएए को लेकर दिए बयानों की वजह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर हिंदू शरणार्थियों में नाराजगी। अमिताभ बच्चन को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके पैर में ब्लॉक्ड नसों की एंजियोप्लास्टी हुई। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन के बाद 81 साल के अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऑपरेशन के बाद अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, चुनावी बॉन्ड वाले चंदे की लिस्ट का वो पूरा सच जो अब तक आपको नहीं पता। राहुल गांधी बोले मोदी ने ईडी सीबीआई से वसूली करवा ली। इसका सच क्या निकला? मोदी, अडानी, अंबानी और चुनावी चंदे का क्या कनेक्शन निकला? और कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों ने जिनसे चंदा लिया वो कौन है बॉस? सबसे पहले इसका चैप्टर। जब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की लिस्ट नहीं आई थी, हमने तब भी पाठशाला में आपको बता दिया था कि चंदा लेने और देने वालों का अलग अलग डेटा आने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ अटकलों का बाजार गर्म होगा, एक दूसरे पे बिना सबूत के आरोप लगाए जाएंगे और यह मामला पूरे लोकसभा चुनाव तक चलेगा। और जो हमने कहा एग्जैक्टली वही हो रहा है। आप देख लीजिए, लिस्ट आते यही काम शुरू हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की लिस्ट के आते ही विपक्ष ने बिना देरी के अपना फैसला सुना दिया और लिस्ट के आने के 12 घंटे के अंदर ही विपक्ष ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे सारे के सारा चंदा देने वाले चोर हैं। यह माहौल बनाया जा रहा है। चंदे का सारा पैसा चोरी का है, चंदे का सारा पैसा नरेंद्र मोदी को ही गया है ऐसा लग रहा है।
और चंदे का पैसा नरेंद्र मोदी ने या तो डरा धमकाकर वसूला है या फायदा पहुंचाकर वसूला है। विपक्ष यही माहौल बनाने में लगा हुआ है, यानी विपक्ष ऑन द स्पॉट फैसला सुना रहा है, जबकि अभी तो यह क्लियर ही नहीं है कि चंदा देने वाले ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन भाई लोगों ने माहौल पूरा बना दिया। अभी तो सिर्फ यह पता चला कि फलां का ए कंपनी ने इतना चंदा दिया, किस पार्टी को दिया यह अभी पता ही नहीं है। लेकिन चुनाव सिर पर है, इसलिए विपक्ष इंतजार नहीं करना चाहता। वो खर्चा पानी लेकर बीजेपी पे चढ़ गया कि बीजेपी के चंदे के धंधे का खेल खुल गया है, क्योंकि अभी यह पता ही नहीं कि किस पार्टी को कितना चंदा गया है, और चंदा गया भी है तो उसके बदले में कोई गड़बड़ी की गई है या नहीं, यह भी अभी एक नेक्स्ट स्टेप है जिसके बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए हम भी इस पर अभी कोई फाइनल राय आपके सामने नहीं रखे। आज पाठशाला में हमने सिर्फ विपक्ष के आरोपों को खंगाला। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें अभी तक कितना दम है, अभी तक कितना दम है, आज पाठशाला में हम फैक्ट्स के जरिए इसका टेस्ट करके आपको फैक्ट्स बताएंगे। पाठशाला में सबसे पहले हमने उन टॉप डोनर की लिस्ट निकाली जिन्होंने राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा चंदा दिया। अब विपक्ष के आरोपों के मुताबिक तो इस लिस्ट में टॉप पर अडानी अंबानी का नाम होना चाहिए था, अडानी इंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम होना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी तो 10 साल से यही बोल रहे हैं, अंबानी अडानी की सरकार चल रही है, अंबानी अडानी की सरकार चल रही है। लिस्ट आया तो ना अंबानी की जो है वहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ना अडानी की अडानी इंटरप्राइजेस है। टॉप 5 तो छोड़िए, टॉप 10 में भी और पूरी लिस्ट में ही अडानी इंटरप्राइजेस और रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम तक नहीं। टॉप चंदा देने वाले कौन व्यक्ति या कंपनियां हैं, पहले उसके बारे में सुन लीजिए। जिन्होंने सबसे ज्यादा चंदा दिया उसमें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है, जिसने 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया। यह कौन है, इसका किससे क्या कनेक्शन है, आगे बताऊंगा। इसके बाद नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसने 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया। तीसरा नाम है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, इसने 410 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए का चंदा दिया। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 370 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदते हुए इस लिस्ट में दिखी है। ये टॉप 5 लोग हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदा। इसमें ना अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस है, ना रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन 5 कंपनियों ने सबसे ज्यादा दान तो दिया। अब यह देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किस पार्टी को कितना चंदा मिला, किसने किसको दिया यह तो नहीं पता, लेकिन किस दल को कितना पैसा मिला, टॉप 5 पर कौन है वो आपको बता देता हूं। जैसे भारतीय जनता पार्टी, इसको 6060 करोड़ रुपए मिले, सबसे ज्यादा चंदा। इसके बाद नाम कांग्रेस का नहीं है, इसके बाद नाम टीएमसी का है, तृणमूल कांग्रेस का, इसको 1609 करोड़ रुपए का चंदा मिला। कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपए का चंदा मिला। शायद कांग्रेस को इस बात की भी तकलीफ है कि वो नेशनल पार्टी है और ममता बनर्जी की एक रीजनल पार्टी को उनसे ज्यादा चंदा मिल गया। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को 1214 करोड़ रुपए मिले, यह भी एक रीजनल पार्टी है। बीजू जनता दल को 775 करोड़ रुपए मिले। विपक्ष के हिसाब से बीजेपी को मिला चंदा बेईमानी का पैसा है, बाकी पार्टियों को मिला चंदा साफ सुथरा है। भाई उनका लॉजिक यही है, वो कह रहे बीजेपी को 6000 करोड़ मिल गया, अरे रीजनल पार्टी को 1200-1600 करोड़ मिल रहा है। नेशनल पार्टी जो बार बार चुनाव जीत रही है उसको उनसे ज्यादा पैसा कैसे मिल गया, ये कंपैरिजन चल रहा है। बीजेपी ने बिजनेसमैन से चंदा लिया, पाप किया, यह आरोप लग रहा है। बाकी पार्टियों ने बिजनेसमैन से चंदा लिया तो उसमें कोई पाप नहीं। आरोप है कि बीजेपी के पास पावर है इसलिए चंदा वसूल लिया। तो राज्यों में पावर तो ममता बनर्जी के पास भी है, कुछ राज्यों में कांग्रेस के पास भी है, बीजेडी के पास भी है, और कुछ वक्त पहले तक बीआरएस के पास भी थी। तो इस लॉजिक से क्या इन लोगों ने भी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके पैसा वसूला है क्या? और एक बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो इस वक्त सियासी रेस में सबसे आगे हैं, दुनिया भर में वर्ल्ड लीडर माने जा रहे हैं, इकोनॉमी को रॉकेट बनाए बैठे हैं, उनकी पार्टी चुनाव पे चुनाव जीत रही है, तो उनकी पार्टी को चंदा मिल रहा है, समझ में आता है। लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव पे चुनाव हार रही है, जो राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पा रहे, कांग्रेस का ग्राफ लगातार उनके कार्यकाल में नीचे जा रहा है, उन्हें कौन चंदा दे रहा है भाई? उन्हें किस बात को देखकर चंदा दे रहा है? उनकी पार्टी को कौन से बात का 1400 करोड़ मिला है? पब्लिक पूछ रही है। भाई आईपीएल होता है, जो टॉप का प्लेयर है उसको ज्यादा में खरीदा जाता है, ये तो समझ में आता है, उसकी बिडिंग ज्यादा में होती है।
लेकिन जो प्लेयर नहीं चल रहा है उसको कौन खरीद रहा है भाई आईपीएल में? खैर ये सवाल है जो पब्लिक के मन में। सच क्या है वो तो चंदा देने वाला जाने, चंदा लेने वाला जाने। राहुल गांधी हालांकि ये आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड वसूली का जरिया था, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके कंपनियों से वसूली की जा रही है और चंदा लेकर बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। एक बार राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए, फिर मैं आपको फैक्ट्स के साथ सच बताना शुरू करता हूं। कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को दिए। हजारों करोड़ रुपए। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान की सरकार देती है, जिस भी कंपनी को देती है, उसका इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से रिश्वत वो कंपनी बीजेपी को देती है। हजारों करोड़ रुपए कंपनियों पर दबाव डालकर सीबीआई इंक्वायरी कराकर, ईडी की इंक्वायरी कराकर, इनकम टैक्स का दबाव डालकर उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करा जाता है। अच्छा, आपने देखा राहुल गांधी की स्क्रिप्ट आज बदल गई। आज से पहले वो कहते थे कि नरेंद्र मोदी ने अडानी को देश बेच दिया, सारे कॉन्ट्रैक्ट वो अडानी को देते हैं। लेकिन आज की इस लिस्ट में जब अडानी इंटरप्राइजेस का नाम नहीं है तो कह रहे हैं कि जिन भी बिजनेसमैन को देते हैं वो पैसा लेके कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। आज जिन भी बिजनेसमैन हो गया। आज के पहले कहते थे सारा अंबानी अडानी को ही दिया है, किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा है। देखिए पॉलिटिक्स में कैसे टोन और स्क्रिप्ट बदलती है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि सच क्या है। खैर, हम फैक्ट पर बात करते हैं। इन आरोपों के बीच हमने इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी लिस्ट देखी और जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा चंदा दिया उसकी कुंडली निकाली। सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी बिजनेस टाइकून सेंटियागो मार्टिन की है, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं। इन्हें लॉटरी किंग के नाम से जाना जाता है। सेंटियागो मार्टिन की कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह व्यक्ति जो देश में चुनावी बॉन्ड के जरिए करोड़ों का चंदा देने वालों की लिस्ट में टॉपर है, वो कभी म्यांमार में मजदूर हुआ करता था। 1988 में म्यांमार से भारत आया और इसने तमिलनाडु में लॉटरी का बिजनेस शुरू किया। इसने फ्यूचर गेमिंग कंपनी की शुरुआत साल 1991 में की। सेंटियागो मार्टिन की वेबसाइट के मुताबिक 13 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की। पूरे देश में लॉटरी ट्रेडिंग का एक नेटवर्क फैलाया। सेंटियागो मार्टिन का बिजनेस मुख्य तौर पर दक्षिण में फैला है। यानी यह मजदूर आदमी लॉटरी किंग बन गया उस जमाने में जब नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स में थे भी नहीं उस तरह से एक्टिव, ना ही वो देश के प्रधानमंत्री बने। मार्टिन का बिजनेस लॉटरी तक सीमित ही नहीं रहा। इनका कारोबार रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, टीवी चैनल, कपड़ा, हेल्थ केयर, शिक्षा, सॉफ्टवेयर कई क्षेत्रों में फैला। इतने सालों में इसने किसको चंदा दिया, इसका हिसाब कब आएगा? खैर, यह बात साफ है कि जो व्यक्ति राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा चंदा दे रहा है उसके कई पॉलिटिकल कनेक्शन भी होंगे। जब हमने सेंटियागो मार्टिन के पॉलिटिकल कनेक्शन खंगाले और हमें जो मिला उसके मुताबिक सेंटियागो मार्टिन ने 2007 में सीपीआई-एम के मुखपत्र देश भिमानी को 2 करोड़ रुपए का चंदा दिया। 2010 में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी सेंटियागो मार्टिन का केस लड़ चुके हैं। हालांकि बाद में विवाद होने के बाद सिंघवी ने अपना नाम वापस ले लिया। 2011 में डीएमके नेता करुणानिधि की लिखी कहानी पर एक फिल्म बनी। सेंटियागो मार्टिन नाम के इस लॉटरी किंग ने उसमें 50 करोड़ रुपए लगाए थे। सेंटियागो मार्टिन के दामाद अर्जुन को डीएमके ने अपनी चुनावी रणनीति अभियान का हिस्सा बनाया था। इसमें तो कहीं मोदी का नाम नहीं दिख रहा अभी तक। खैर, आगे बढ़ते हैं। जिनका नाम दिख रहा है उन्होंने भी कुछ गलत किया, यह अभी तक साबित नहीं है। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन की जिंदगी का एक चैप्टर यह भी है कि इन पर 900 करोड़ के लॉटरी घोटाले का भी आरोप है कि लॉटरी की बिक्री के जरिए इसने सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। इसी मामले में इनके पीछे सीबीआई से लेकर ईडी तक पड़ गई। ईडी के मुताबिक यह घोटाला 1 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2010 के बीच हुआ। उस वक्त देश में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी। इसके बाद से इन पर लगातार जांच होती रही, अलग अलग एजेंसियां एक्शन लेती रहीं। अब देखिए, जब से मोदी सरकार आई तब से सेंटियागो मार्टिन, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा चंदा दिया, उस पर कैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों ने लगातार
अलग अलग मामलों में एक्शन लिया। साल 2015 इनकम टैक्स का एक्शन होता है, 3 राज्यों में रेड पड़ती है, मामला टैक्स चोरी और वित्तीय गड़बड़ी का। फिर साल 2015 सीएजी की जांच का मामला, चुनाव में मार्टिन की तरफ से फंडिंग की जांच की गई। फिर साल 2016 गृह मंत्रालय का लेटर राज्यों को लॉटरी के संबंध में जांच के लिए कहा। साल 2016 में ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी की रेड पड़ी इसके यहां। फिर साल 2018 में सीबीआई की रेड का मामला अवैध लॉटरी और वित्तीय घोटाले से जुड़ा हुआ। साल 2019 आईटी का एक्शन होता है इनकम टैक्स का, 70 ठिकानों पर रेड पड़ती है, मामला टैक्स चोरी का होता है। साल 2019 ईडी का एक्शन होता है, 119 करोड़ की संपत्ति जब्त का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ। साल 2021 ईडी का एक्शन होता है, 19 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाती है, मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ होता है। अप्रैल 2022 ईडी का एक्शन होता है, 409 करोड़ की संपत्ति जब्त का मामला, लॉटरी स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मई 2023 ईडी फिर एक्शन लेती है, 457 करोड़ की संपत्ति जब्त का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ। और अभी 9 मार्च 2024 ईडी की रेड का मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ। अब सवाल यह है कि 2019 से इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले सामने आने के बाद, इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद फरोख्त शुरू होने के बाद से लेकर 2024 तक इस आदमी को ईडी, इनकम टैक्स सब रगड़े बैठे हैं, छापे पे छापे पड़ रहे हैं। तो क्या ये बीजेपी को पैसा दिए जा रहा है और अपने ऊपर छापे पड़वा रहा है? अब आपको बताता हूं, यह देखिए कि मोदी सरकार में पिछले 9 साल से अलग अलग जांच एजेंसियां 11 बड़े एक्शन सैंटियागो मार्टिन और उससे जुड़ी कंपनियों पर कर चुकी और यह एक्शन लगातार जारी है। अब यह देखिए कि सैंटियागो मार्टिन ने पहला चुनावी बॉन्ड कब खरीदा, इसके बारे में आपको बताता हूं। इसने जब चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया शुरू हुई तो इसने पहला चुनावी बॉन्ड खरीदा जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल, ये जो कंपनी है, इसने पहला बॉन्ड कब खरीदा बॉस? इसने खरीदा 21 अक्टूबर 2020 को सबसे पहला बॉन्ड खरीदा। इसने आखिरी बॉन्ड कब खरीदा? आखिरी बार इसने खरीदा 9 जनवरी 2024। और पहला बॉन्ड जब एसबीआई ने बॉन्ड वाला शुरू किया था तो पहला बॉन्ड बिका था 19 अप्रैल 2019 को, यानी 2020 से लेकर 2024 के बीच में अभी तक, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इस पर करीब करीब 10 से 11 रेड पड़ चुकी है। और इस पर एक्शन मतलब ये बॉन्ड आने के बाद नहीं, एक्शन तो 2015 से चल रहा है इसके ऊपर, रेड पर रेड पड़ी। तो आंकड़ों से यह क्लियर है कि सैंटियागो मार्टिन या उसकी कंपनी पर ईडी का एक्शन लगातार चलता रहा, चाहे उसने 2019 से 2024 के बीच कितना ही चंदा दिया और किसे दिया यह तो अभी पता भी नहीं है। इसलिए सैंटियागो मार्टिन को लेकर सब अपने मुताबिक अलग अलग थ्योरी चला रहे हैं। जैसे विपक्ष की थ्योरी यह है कि क्योंकि ईडी का हंटर चला तभी सैंटियागो मार्टिन की कंपनी ने भर भर के चुनावी चंदा देना शुरू किया और बीजेपी को फायदा पहुंचाने लगा। अगर इस थ्योरी पर यकीन किया जाए तो फिर ईडी का एक्शन तो रुक जाना चाहिए था। भाई वो पैसा दे रहा है और ईडी रेड मार रही है, ये कैसी दोस्ती हुई? फिर वो पैसा देने के बाद पूछेगा नहीं कि अरे तुमको पैसा दिया, तुम रेड मार रहे हो जी, और वो मारे जा रही है, रुक नहीं रही है। दूसरी थ्योरी कि सैंटियागो मार्टिन की कंपनी ने जितना भी चंदा दिया है वो सारा का सारा बीजेपी को ही गया है, ये तो अभी पता भी नहीं है। हालांकि बीजेपी ने अगर पैसा लिया है, भले रेड पड़ती रही हो, लेकिन बीजेपी ने अगर पैसा लिया ये दिखेगा तो बीजेपी से भी पूछा जाएगा कि जिस कंपनी पर रेड पड़ रही थी उससे पैसा लिया क्यों आपने, चाहे 1 रुपया भी लिया हो, लेकिन पहले ये पता तो चले कि बीजेपी को पैसा गया है कि नहीं गया। वैसे भी सैंटियागो मार्टिन के सभी पार्टियों के कनेक्शन दिख रहे हैं, तो फिर वो अकेले बीजेपी को ही चंदा देगा, इसकी संभावना भी कम दिखती है। तीसरी थ्योरी यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि सैंटियागो मार्टिन जो ईडी के एक्शन को लगातार झेल रहा है, हो सकता है वो विपक्ष को इस बात की फंडिंग कर रहा हो कि वो लगातार ये माहौल बनाते रहे कि नरेंद्र मोदी ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है कि सैंटियागो मार्टिन की कंपनी चंदा देकर विपक्ष को मजबूत कर रही हो ताकि अगर नरेंद्र मोदी हटें तो ईडी के एक्शन से कुछ राहत मिल सके। यह भी एक सवाल है, लेकिन ये सारे अभी आज की डेट में सवाल है, क्योंकि पैसा गया किसको यही नहीं पता। ये सब सिर्फ थ्योरी है, सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। इसके बाद भी कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया।
जयराम रमेश को एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फिर आपको कांग्रेस के आरोपों का में कितना दम है इसके कुछ और फैक्ट्स बताओ। किस तरीके से ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्ट्रल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60%, 60% बीजेपी को गया है। किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है, और जो जिन्होंने चंदा दिया है उनको क्या कहाँ कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं, और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही कि केंद्रीय एजेंसियां छापा मारती हैं और बचने के लिए कंपनियां चंदा दे देती हैं। कांग्रेस ने इसकी पूरी लिस्ट गिना दी, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है वो भी बात करता हूं। कांग्रेस का आरोप है कि डीएलएफ पर 25 जनवरी 2019 को छापा पड़ा, 9 अक्टूबर 2019 को पहला बॉन्ड खरीदा। अब इसका फैक्ट यह है कि डीएलएफ तो 2020, 21, 22 में भी बॉन्ड खरीदता रहा और उस पर 2023 में भी छापे पड़े। कांग्रेस का आरोप है कि 19 फरवरी 2019 को डिविस लैब पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी और 5 जुलाई 2023 को डिविस लैब ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। लेकिन सवाल यह है कि वो 4 साल बाद बॉन्ड खरीदकर जो है अपने ऊपर जांच रुकवा रहा है। ये केस से कैसे जुड़ा है ये भी बताना चाहिए ना भाई, कि 19 में छापा पड़ रहा है, 23 में वो बॉन्ड खरीद रहा है, 4 साल सोया रहा, फिर बोला कि अच्छा एक काम करते हैं बॉन्ड खरीद के आपको पैसा देते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नवयुग इंजीनियरिंग ने 90 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। 18 अप्रैल 2019 और 10 अक्टूबर 2022 के बीच ये बॉन्ड खरीदे गए। यही कंपनी उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी। 17 दिन तक 41 मजदूर इसमें फंसे रहे, मामले की जांच तक नहीं की गई। जबकि इसका फैक्ट यह है कि टनल हादसे की जांच एक्सपर्ट कमेटी कर रही है। एडिशनल डीजी बीआरओ आर.के. धीमान इसके अध्यक्ष हैं। इस कमेटी के आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर के.एस. राव सदस्य हैं। डीटीयू और रेलवे के अधिकारी जांच कमेटी के सदस्य हैं। 2019-20 में सीपीएम को भी इस नवयुग से 50 लाख रुपए का चंदा मिल चुका है बॉस। और कई लोग तो यह भी भ्रम फैला रहे हैं कि यह नवयुग अडानी की कंपनी है, जबकि उस हादसे के बाद ही अडानी ग्रुप जो है वो साफ कर चुका है कि हमारा नवयुग से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि टोरेंट पावर ने जनवरी 2024 में 86 करोड़ का चंदा दिया। मार्च 2024 को महाराष्ट्र में 47,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। इसका एक फैक्ट यह भी है कि 2003 से 2011 तक कांग्रेस को 14 करोड़ इसी टोरेंट ने पैसा दिया था, चंदा दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि 18 अगस्त 2022 को सीरम इंस्टीट्यूट ने एक दिन में 52 करोड़ का चंदा दिया। कोविड वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट का एकाधिकार हो गया। जबकि फैक्ट यह है कि अप्रैल 2020 से ही सीरम इंस्टीट्यूट कोविड वैक्सीन पर काम कर रहा था। तब तो चंदा दिया नहीं था, तो उसको कोविड वैक्सीन बनाने कैसे मिल गया? कोविड वैक्सीन सफल रही तब उसके शेयर बढ़े। यानी अभी तक जो आरोप लग रहे हैं उसमें सच्चाई और आरोपों के जो फैक्ट्स हैं वो मैच नहीं हो रहे। आगे हो जाएंगे तो बता दूंगा, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहे भाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्टोरल बॉन्ड और ईडी सीबीआई के छापों में एक्शन खोजने वालों को जवाब भी दिया। एक इंटरव्यू में निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह सिर्फ कल्पना लगती है कि ईडी की रेड के बाद कंपनियों ने पैसे दिए। अगर कंपनियों ने पैसे दिए और उसके बाद भी सरकार ईडी के जरिए उन तक पहुंची तो उसका क्या? यह महज अटकलबाजियां हैं कि ईडी ने कंपनियों का दरवाजा खटखटाया और फिर इन कंपनियों ने खुद को बचाने के लिए फंड दे दिया। एक सवाल इस बात का भी है कि अगर यह आरोप सही भी है कि ईडी जो है वो चंदा वसूली कर रही है, इस देश में एक आदमी नहीं है जो आकर सामने यह कहे कि मुझसे ईडी ने पैसे मांगे। किसी ने केस तक नहीं किया, किसी ने कोई सबूत नहीं दिया कि ईडी हमसे वसूली कर रही है। इतने बिजनेसमैन का नाम ये लोग दे रहे हैं कि कर दिया, कोई नहीं आया बोलने। इलेक्टोरल बॉन्ड के टॉप डोनर में दूसरा नाम मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसे लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए। यह कंपनी टनल और ब्रिज के बड़े प्रोजेक्ट्स करती है। मेगा इंजीनियरिंग ने कुल 966 करोड़ रुपए का चंदा बॉन्ड के जरिए दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 800 करोड़ से ज्यादा दिए। अप्रैल 2023 में कंपनी ने 140 करोड़ रुपए डोनेट किया। इसके एक महीने बाद कहा जा रहा है कि कंपनी को 14,400 करोड़ रुपए का ठाणे बोरीवली ट्विन टनल का प्रोजेक्ट मिल गया। जयराम रमेश ने आरोप लगा दिया कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा को अगस्त 2020 में 4,500 करोड़ रुपए की जोजिला सुरंग परियोजना मिली और अक्टूबर 2020 में चुनावी बॉन्ड में 20 करोड़ रुपए का दान दे दिया। यह भी आरोप लगाया कि मेगा को दिसंबर 2022 में बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसने उसी महीने 56 करोड़ रुपए का दान दिया।
शिवसेना नेता संजय राउत ने भी मेगा इंजीनियरिंग पर सवाल उठाया। एक बार संजय राउत को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि मेगा इंजीनियरिंग का कांग्रेस से क्या कनेक्शन निकला और इन आरोपों में कितना दम है। मेगा इंजीनियरिंग, अब देखिए मेगा इंजीनियरिंग को कितना कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बीकेसी में बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट हो या और कोई कॉन्ट्रैक्ट, हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट देकर उनसे सैकड़ों करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा गया है, लिया गया है। अब पहले तो यही साबित होना बचा हुआ है कि मेगा इंजीनियरिंग ने बीजेपी को पैसा दिया तो दिया कितना। खैर, मान लिया कि सारा पैसा बीजेपी को ही दिया, फिर भी कुछ सवाल है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को मिले 14,400 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इस मेगा इंजीनियरिंग ने 2023 में कंपनी को, जिसका नाम है मेगा इंजीनियरिंग, ठीक है, इस पर आरोप क्या है भाई कि इसने 140 करोड़ रुपए दिए। कब दिए? अप्रैल 2023 में। और इसको कॉन्ट्रैक्ट कितने का मिला? 14,400 करोड़ का। किसका मिल गया? टनल का। अब कुल चंदा कितना है? 140 करोड़ रुपए। प्रोजेक्ट कितने का मिला है? 14,400 करोड़ रुपए। यानी अगर आप इस चंदे को सीधा सीधा इससे जोड़ भी दीजिए आरोप के मुताबिक, तो यह चंदा इस प्रोजेक्ट का कितना है? 1%। अब ये हमें यह नहीं पता कि कांग्रेस के आरोपों में सच्चाई कितनी है, लेकिन एक सवाल तो यह उठता है कि अगर यह आरोप सही है तो कोई भी कंपनी क्या ये 140 करोड़ रुपए का मात्र चंदा देके 14,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ले रही है? और ये आरोप भी वो पार्टी लगा रही है जिसके राज में 60-70 साल में हजारों करोड़ के घोटाले हुए। उसको तो पता होना चाहिए कि कितने कितने घोटाले में कितना कितना जो है वो पैसा लिया जाता है। 1% 140 करोड़ देके 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट। उसमें भी एक बड़ा सवाल है कि ये प्रोजेक्ट भी ई टेंडरिंग के तहत मिला है। वहां कैसे घोटाला हुआ भाई, ये भी तो बताना पड़ेगा। इसी तरह कांग्रेस ने मेगा इंजीनियरिंग को जोजिला सुरंग परियोजना देने पर भी सवाल उठाए। तो जोजिला योजना जो है, इसका खर्चा कितना है भाई? इसका खर्चा है 4,500 करोड़, ठीक है। और कह रहे हैं कि चंदा इसके बाद कितना दिया? 20 करोड़, मात्र 20 करोड़। यानी अगर आप इस चंदे को जोड़ें तो यह प्रोजेक्ट का 0.4% है। 20 करोड़ रुपया देके 4,500 करोड़ का प्रोजेक्ट ले रही है। सकता लेती हो कांग्रेस के हिसाब से, हमको तो नहीं समझ में आ रहा भाई, और इसके कोई सबूत भी सामने नहीं दिख रहे। जिस हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं, वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इस कंपनी के कई राज्यों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। साल 1989 में कंपनी की शुरुआत हुई, तब इसका नाम मेगा इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेस था। शुरुआत में यह कंपनी म्युनिसिपैलिटीज के लिए पाइप बनाती थी। फिर साल 2006 में इसने अपना नाम बदला और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई। इसके बाद से कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े बड़े काम, जैसे बांध बनाना, पावर प्लांट, टनल, रोड से जुड़े प्रोजेक्ट करने लगी। तेलंगाना में जब बीआरएस की सरकार थी, तब इस कंपनी को सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 1.5 लाख करोड़ का ठेका मिला। 1.5 लाख करोड़। कोई ये तो नहीं पूछ रहा कि बीआरएस को चंदा गया कि नहीं गया। और बीआरएस उन टॉप 5 पॉलिटिकल पार्टी में है जिन्हें बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा भी मिला है। लेकिन चूंकि घेरना मोदी को है, तो मेगा इंजीनियरिंग को कोई बीआरएस से नहीं जोड़ रहा। कंपनी के मुताबिक यूपी से लेकर दर्जनों राज्यों में उसके अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें बीजेपी के राज्य भी हैं और कांग्रेस शासित और विपक्ष शासित दूसरे राज्य भी हैं। तो क्या यह कह देना चाहिए कि हर राज्य में इस कंपनी ने चंदा देकर प्रोजेक्ट लिया है? कहना तो सही है। फैक्ट जो है हमने आपको बता दिया। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा और जोजिला टनल को लेकर जो आरोप लगे, उस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब भी दिया, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट से सीधे जुड़े हुए थे। टाइम्स नाउ नवभारत के पब्लिक मंच पर उन्होंने ये कहा कि भाई इसको जो प्रोजेक्ट मिला उसके बारे में उन्होंने बताया, वो सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि क्या पाकिस्तान की कंपनी से भी राजनीतिक दलों को चंदा मिला। पहली बात आप समझिए कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, पर आपको समझना होगा कि ये कारगिल के नीचे जो जोजिला टनल है उसका 4 बार टेंडर हुआ और कैबिनेट में इसका अप्रूवल 12,000 करोड़ का रूप मिला था। एक साल दिल्ली के एसोसिएम करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ बैठकर मैं खुद उसमें पार्ट था। हमने टेक्निकल, फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन, टेक्नोलॉजी में काफ़ी सुधार किया
और जब टेंडर निकाला तो 5-6 पार्टियों ने टेंडर भरा, ई टेंडर था, और उस टेंडर में सबसे लोवेस्ट टेंडर जो हुआ ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो मिधा इंजीनियरिंग को मिला। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब 70% काम पूरा हुआ है, और जो काम 12,000 करोड़ का था वो 6,000 करोड़ रुपए में करके हमने देश के 6,000 करोड़ बचाए। इसी मेगा इंजीनियरिंग की बात करते हुए आपको कुछ और फैक्ट्स बता दूं। मेगा इंजीनियरिंग ने सीपीआई को साल 2021-22 में 25 लाख रुपए का चेक भी दिया। इसी तरीके से अगर आप कांग्रेस का मामला देखें तो 2008-9 में अडानी इंटरप्राइजेस ने 1.5 करोड़ और अडानी के मुद्रा पोर्ट कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का चंदा कांग्रेस को दिया। ये तो वो आंकड़े हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए भी नहीं है और पब्लिक डोमेन में है। तो क्या इससे यह कह दिया जाए कि सीपीआई और कांग्रेस को जो चंदा मिला वो किसी फायदे के बदले मिला था? अब जब आरोपों की बात हो रही है तो ये के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस का भी केस देखिए। एसबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 7 अप्रैल 2022 को हेटेरो ग्रुप ने 40 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और 19 मई 2022 को हेटेरो ग्रुप के मालिक बी पार्था रेड्डी को बीआरएस ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया और वो सांसद बन गए। तो क्या यह कह दिया जाए कि राज्यसभा की सीट के बदले बीआरएस ने बी पार्था रेड्डी से 40 करोड़ का चंदा लिया था क्या? जबकि यह क्लियर ही नहीं है कि 40 करोड़ के बॉन्ड किस कंपनी को दिए गए, तो कैसे पूछेगा? लेकिन आरोप लगाना होगा तो आप बोल सकते हैं। चंदा देने वाले टॉप कंपनियों की लिस्ट में एक नाम है क्विक सप्लाई चेन का। यह तीसरा सबसे बड़ा डोनर है जिसने 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया। क्विक सप्लाई चेन मुंबई बेस्ड कंपनी है और यह कंपनी वेयरहाउस और स्टोरेज यूनिट्स बनाती है। इस कंपनी ने साल 2021-22 के वित्तीय वर्ष के दौरान 360 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को इस लिस्ट में अंबानी अडानी का नाम तो मिला नहीं, लेकिन आरोप यह जरूर लगा दिया गया कि क्विक सप्लाई चेन रिलायंस से जुड़ी कंपनी है और उसने ही बीजेपी को फायदा पहुंचाया। अब तक तो यह पता नहीं चल पाया है कि क्विक कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, लेकिन जहां तक इस कंपनी के रिलायंस से कनेक्शन की बात है तो उसका फैक्ट भी आपको बताता हूं। इस कंपनी में रिलायंस का शेयर सिर्फ 16.68% है, यानी अगर 17% भी मानिए तो 83% शेयर किसी और के पास है, रिलायंस के पास मात्र 17%। इसलिए यह कहना कि पूरी की पूरी कंपनी रिलायंस चला रही है यह तो गलत है। इस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी जवाब दिया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी भी नहीं है। हालांकि इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जिस साल में इस कंपनी ने 360 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, उस साल में इस कंपनी का प्रॉफिट मात्र 21 करोड़ रुपए था। इसलिए पता लगना यह भी जरूरी है कि इतना कम प्रॉफिट रखकर भी इतना चंदा क्यों दे रही थी और किसको दे रही थी। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आया तो विपक्ष इतनी जल्दबाजी में था कि बिना पूरी सच्चाई जाने ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। ऐसा ही एक आरोप जो विपक्षी नेता लगा रहे हैं वो ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड और पाकिस्तान का भी कनेक्शन है। इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा में हब पावर कंपनी का नाम आया है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि यह पाकिस्तानी कंपनी हबको है और इसने बीजेपी को चंदा दिया। सोशल मीडिया पर भी विपक्ष समर्थक हैंडल इसी तरह से प्रचार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी समर्थक भी इस हब पावर कंपनी को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि इससे कांग्रेस और दूसरे दलों को चंदा गया है। यानी दोनों तरफ से आरोप लग रहा है कि पाकिस्तानियों से पैसा ले लिया। एक बार विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं सुनिए, फिर आपको इस हब पावर कंपनी की सच्चाई भी बताता हूं। ईडी रेड मारती है और उसके चंद घंटों के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाते हैं। ये कोरिलेशन देखिए, ये कोरिलेशन लोकतंत्र को मृतक कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। एक पाकिस्तान की कंपनी है, पुलवामा के ठीक बाद बॉन्ड खरीदे जाते हैं, तो जाहिर तौर पर यह तो स्पष्ट हो गया कि इन्होंने भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी। पाकिस्तान की कंपनी है, उसमें ये पाकिस्तान की कंपनी यहाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदी करती है और बीजेपी के खाते में पैसा जाता है। किस लिए? ऐसी बहुत कंपनियां हैं। इन नेताओं की बात की गंभीरता सोचिए कितनी कम है कि पैसा किसको गया ये पता भी नहीं है। सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी को गया और कह रहे हैं पाकिस्तान की कंपनी ने पैसा दिया। आप सच सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि इन नेताओं की पॉलिटिक्स कितनी सीरियस है। हब पावर कंपनी की सच्चाई सुनिए। जो लोग इस कंपनी को पाकिस्तानी बता रहे हैं वो पाकिस्तानी कंपनी है भी नहीं, वो कंपनी भारत की है। हब पावर कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है और यह पाकिस्तान की पावर कंपनी नहीं है। हब पावर कंपनी की डिटेल जीएसटी पोर्टल पर मौजूद है।
नवंबर 2018 में हब पावर कंपनी रजिस्टर्ड हुई। आप सोचिए लोग नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए कितने उतावले हैं कि न फैक्ट चेक कर रहे हैं, न सच बोल रहे हैं, जो मन में आया बोल देना। और इसलिए मैंने कहा था कि जब ये 2 डेटा सेट आएंगे यही होगा। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पाकिस्तानी कंपनी से चंदा लेने का आरोप सही नहीं है। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर किए जा रहे हर दावे पर आंख बंद करके यकीन मत कीजिए। जो कांग्रेस आज चुनावी चंदे को लेकर इतनी राजनीति कर रही है, मैं उसका इतिहास भी आपको याद दिलाता हूं। साल 2013 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी, तब चुनाव आयोग ने पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए सुझाव दिए थे। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था कि हर राजनीतिक दल चंदा लेने के बाद रसीद दे। यह रसीद चाहे कोई कंपनी हो या कोई व्यक्ति हो, उसे चंदा देने के बाद मिलनी चाहिए। रसीद का रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाए जिससे हर वित्तीय वर्ष में ऑडिट किया जा सके। 20,000 से ज्यादा की रकम सिर्फ चेक या ऑनलाइन बैंकिंग करने का भी सुझाव था। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के इन सुझावों को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने तब कहा था कि जिस सिस्टम से चंदा लिया जा रहा है वही ठीक है। और उस वक्त का चंदा सिस्टम क्या था? खुला खेल फर्रुखाबादी टाइप चल रहा था। आज कम से कम यह स्थिति हो गई, अरुण जेटली लाए थे यह कानून, और उसके बाद यह स्थिति तो हो गई कि आज कम से कम डेटा मांग रहे हैं तो डेटा मिल रहा है। पहले वाला तो क्या ही हिसाब चल रहा था, भगवान जाने। यानी कांग्रेस राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता नहीं चाहती थी उस वक्त। जिस तरह से चंदा मिल रहा है, कांग्रेस उसी सिस्टम के पक्ष में थी। और आज बिना कनेक्शन मिले सारा कनेक्शन इकोसिस्टम स्टैब्लिश कर रहा है। इसलिए कहा पाठशाला में फैक्ट्स पे बात करते हैं। अभी के फैक्ट्स ये हैं, कुछ नया आएगा, कुछ नया दिखेगा, जिस पे सवाल बनेगा ताल ठोक के उनसे पूछेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, देश की बात है बॉस, देश। पाठशाला में अब अगली क्लास। शराब घोटाले का मामला, पूर्व सीएम की बेटी गिरफ्तार। केजरीवाल का नंबर है क्या अब की बार? कोर्ट से भी केजरीवाल को बड़ा झटका। गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो गया है क्या? प्रधानमंत्री मोदी को रोड शो करने के लिए कोर्ट के पास क्यों जाना पड़ा? और बिहार में शपथ, यूपी में अखिलेश की नई लिस्ट, 2024 के चुनावों का चक्कर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, शराब घोटाले केस में केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। आज केजरीवाल को कल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दे दिया गया है। दिल्ली की सेशंस कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि केजरीवाल को पेश होना होगा। केजरीवाल की पेशी के समन पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। केजरीवाल ने पेश होने के समन को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं बॉस, आपको पेश होना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जो इतने दिन तक ईडी से समन से बचते रहे, ईडी के समन से, उन केजरीवाल को अब कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। और केजरीवाल के लिए आफत तब आई है जब आज ही ईडी ने शराब घोटाले के आरोपों के मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के कविता को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल के अरेस्ट होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्योंकि के कविता का मामला भी उसी शराब घोटाले से जुड़ा है, जिस शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल पर तलवार लटकी है। के कविता को आज ईडी ने कैसे अरेस्ट किया, एक बार वो आपको दिखाता हूं। आज सुबह ईडी की टीम छापेमारी के लिए हैदराबाद के कविता के घर पहुंची। ईडी ने यह कार्रवाई 2 बार समन भेजने के बाद भी पूछताछ के लिए पेश नहीं होने पर की। दिन भर चली छापेमारी के बाद शाम को ईडी ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया और आगे की पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। ईडी की टीम जब के कविता को लेकर दिल्ली के लिए निकली तो उनके घर के बाहर मौजूद बीआरएस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और ईडी की गाड़ी का रास्ता रोकने की कोशिश की। के कविता को क्यों ईडी ने अरेस्ट किया? शराब घोटाले के आरोपों के मामले में के कविता पर क्या आरोप है, उनका क्या रोल है, यह भी आपको बता देता हूं। फिर आता हूं कि केजरीवाल के साथ कल क्या हो सकता है। जिस साउथ ग्रुप का नाम ईडी ने शराब घोटाले के केस में लिया है, उस साउथ ग्रुप में सबसे बड़ा नाम के कविता का बताया जाता है। ईडी का आरोप है कि के कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं कि वो घोटाले में शामिल हैं। ईडी के मुताबिक कम से कम 3 आरोपियों ने इस केस में के कविता के जुड़े होने की बात कही है। ईडी का आरोप है कि साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के बदले 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। बदले में साउथ ग्रुप को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया, जिसमें लिकर कंपनी इंडो स्पिरिट्स में पार्टनरशिप देना भी शामिल है। साथ ही साउथ ग्रुप को कई रिटेल जोन का कंट्रोल देने की भी डील हुई। आरोप है कि साउथ ग्रुप के पास पहले से ही आबकारी नीति की कॉपी पहुंच गई थी और इन्हीं के कहने पर प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर 5% से 12% किया गया। क्या के कविता के बाद अब केजरीवाल का नंबर है? केजरीवाल से ईडी पूछताछ करना चाहती है और इसके लिए 8 बार केजरीवाल को समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल ने ईडी का कोई समन नहीं माना।
उल्टे इस मामले में केजरीवाल कोर्ट चले गए। बार बार समन की अनदेखी किए जाने पर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 2 बार अलग अलग शिकायत की, जिस पर सुनवाई के दौरान खुद केजरीवाल ने 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आश्वासन दिया। लेकिन पेशी से ठीक पहले केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समन को सेशंस कोर्ट में चुनौती दे दी। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें 16 मार्च को पेश होने से छूट दे दी जाए, उनके वकील को प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए। केजरीवाल की इस याचिका का ईडी ने विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को पेशी में छूट देने से इनकार कर दिया। सेशंस कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल छूट चाहते हैं तो उन्हें जो समन जारी हुआ है उसमें पेश होना होगा, और अगर फिजिकली पेशी से छूट चाहते हैं तो इसके लिए संबंधित कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की धड़कनें आज बढ़ गई हों जब उन्होंने के कविता को अरेस्ट होने की खबरें सुनी हो। केजरीवाल अरेस्ट होंगे या नहीं होंगे? अरेस्ट होंगे तो कब होंगे? क्योंकि वो और उनकी पार्टी के नेता तो कई बार केजरीवाल को हवा में अरेस्ट करा चुके हैं कि आज हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, हमारे पास खबरें आ गई हैं। अरेस्ट तो हुए नहीं आज तक। लेकिन चुनाव से पहले होंगे या चुनाव के बाद होंगे, इस सवाल का जवाब कल मिलने की उम्मीद है। लेकिन एक सवाल का जवाब अभी इस बात का भी है कि यूपी में योगी ने कैसे 40 लाख युवाओं के साथ न्याय किया। पाठशाला में अगला चैप्टर, यूपी के वो 4 गुनहगार जो अब ना घर के रहेंगे ना घाट के। पेपर लीक मामले में यूपी से बहुत बड़ी खबर आ गई है, जरा सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यूपी के अपराधी क्यों कांपते हैं, इसका एक और उदाहरण सामने आ गया है। पिछले महीने 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 26 फरवरी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 40 लाख युवाओं से वादा किया कि बॉस, पेपर लीक करने वाले न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। और इस वादे के 19 दिन के बाद यूपी पुलिस ने पेपर लीक गैंग के मेन 4 लोगों को पकड़ लिया है। ये हैं वो 4 लोग। पुलिस को इनके फोन से 18 फरवरी को हुआ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर भी मिल चुका है। यूपी एसटीएफ ने इन तीनों को गाजियाबाद से पकड़ा है, जबकि इन लोगों ने यह पेपर अहमदाबाद से लीक किया था। इसके बाद प्रयागराज से इन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में बेचा गया था। इन लोगों ने किस तरह से पेपर लीक किया था, इसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन लोगों के पास यह पूरी जानकारी थी कि पेपर कहां है, किस प्रिंटिंग प्रेस में छप रहा है। इसके अलावा यह भी पता था कि इन पेपर्स को किस ट्रक में लाया जाएगा। इसलिए इन लोगों ने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपना टारगेट बनाया, जिसके ट्रक में रखकर ये पेपर गुजरात से यूपी आ रहे हैं। और उसी ट्रक में सारा खेल हुआ। सुनिए कैसे यह खेल हुआ। यूपी एसटीएफ के मुताबिक यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर को छापने की जिम्मेदारी अहमदाबाद की एक प्रिंटिंग प्रेस कंपनी को दी गई। अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश तक पेपर लाने का ठेका ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी टीसीआई नाम की कंपनी को मिला। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छापने के बाद इन्हें टीसीआई के वेयरहाउस में लाया गया, जहां पर इन लोगों ने उस ट्रक के बॉक्स का ताला तोड़ा और पेपर निकालकर उनके फोटो ले लिए और बाद में उन्हें लीक कर दिया। इन लोगों ने पेपर के बॉक्स खुलवाने के लिए बिहार से एक एक्सपर्ट बुलवाया। सोचिए कितना दिमाग खुराफाती लगाया। बिहार से एक्सपर्ट बुलवाया और वो भी पुलिस की कस्टडी में है आज की डेट में। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने 18 फरवरी को हुए पेपर को अहमदाबाद में 8 फरवरी को लीक कर लिया था। अब यूपी पुलिस इस पूरे कांड में और कौन कौन शामिल है, इसका भी पता लगा रही है। मतलब जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि इन 4 को पकड़ लिया छोड़ दिया। भाई अभी और चेक हो रहा है। पेपर लीक की तैयारी इन लोगों ने कई महीनों से कर रखी थी। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको पेपर लीक के आरोपियों से मिलवाता हूं, ताकि आप यह समझ सके कि ये लोग पेपर लाने वाले ट्रक तक पहुंच कैसे गए। इनमें पहला आरोपी है प्रयागराज का रहने वाला अभिषेक शुक्ला। यह पेपर लाने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर चुका है। 2021 में ट्रांसपोर्ट कंपनी टीसीआई में ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में, लेकिन 6 महीने बाद उसने यह कंपनी छोड़ दी। इसे ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्रोसेस के बारे में पता था। दूसरा है शिवम गिरी। यह मिर्जापुर का रहने वाला है। इसने 2020 में टीसीआई कंपनी दिल्ली में ज्वाइन किया था, लेकिन 10 महीने काम करने के बाद इसका ट्रांसफर अहमदाबाद के वेयरहाउस में हो गया। पुलिस के मुताबिक इसे पेपर लाने वाले ट्रक के आने जाने की पूरी जानकारी थी। अब समझ में आया कि किस तरह से इन लोगों ने किया। ये सब उससे जुड़े हुए थे पहले। तीसरा है कानपुर का रोहित पांडे। इसने भी नवंबर 2021 में अहमदाबाद में टीसीआई कंपनी को ज्वाइन किया। वही टीसीआई कंपनी जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो पेपर आपको ठीक से पहुंचाना है। इसको भी ट्रक की टाइमिंग के बारे में सब कुछ पता था। ये तीनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते।
इसमें चौथा आरोपी पटना का रहने वाला डॉक्टर शुभम मंडल है। ये सील्ड बॉक्सेस खोलने में एक्सपर्ट है, इसलिए 5 फरवरी को इसे फ्लाइट से इन लोगों ने अहमदाबाद बुलाया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट था, तो भाई को फ्लाइट का टिकट दिए कि आ जाओ। शुभम मंडल को भी एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया। इससे अभी पूछताछ चल रही है। पुलिस के मुताबिक सबसे पहले अभिषेक को ही प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद शिवम और रोहित को इसमें शामिल किया गया। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस का क्या कहना है वो सुनिए। उसके बाद आपको बताऊंगा कि अभिषेक से किसने कहा था कि पेपर कहां छप रहे हैं और किस ट्रक से अहमदाबाद से यूपी आ रहे हैं, उसे किसने बताया था, यह भी बताओ। एजेंसी जिसको तय किया गया था, उन्होंने टीसीआई को प्रश्न पत्र छपने के बाद से स्टोरेज तथा ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी दी थी। इसके 2 कर्मचारी वर्तमान तथा 1 व्यक्ति जो कि इनका पूर्व कर्मचारी है, ये जो 3 लोग गिरफ्तार हैं उनका विवरण मैंने बताया। इसके अलावा एक डॉक्टर शुभम मंडल है जो कि बिहार का रहने वाला है और ये हमारे हिरासत में है, इससे पूछताछ चल रही है। यूपी पुलिस के मुताबिक पकड़े गए ये चारों आरोपी इस गैंग की दूसरी लेयर, जबकि पहली लेयर में कई और लोग भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक का मास्टरमाइंड है राजीव नयन मिश्रा, जिसकी फोटो आप देख रहे हैं। इसे आज शाम को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी ना कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, 40 लाख युवाओं से कहा कि इन लोगों को ना घर का छोड़ूंगा ना घाट का, वो हो रहा है। एक एक को धर पकड़ रही है एसटीएफ। ये यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के अलावा आरओ एआरओ पेपर लीक में भी शामिल था। इसके अलावा ये राजस्थान में भी भर्ती परीक्षाओं में के पेपर लीक करता रहा है। पुलिस के मुताबिक इसके सरकारी महकमों में भी संपर्क हो सकते हैं, जिनकी मदद से अंदर की खबर निकालता था। इस केस में राजीव नयन मिश्रा की भी कुंडली आपको बताता हूं, क्योंकि इसके पास पेपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्ट कंपनी की पूरी जानकारी। पुलिस के मुताबिक राजीव ने ही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करने का ऑफर अभिषेक को दिया। 2 फरवरी को टीसीआई कंपनी के दोनों कर्मचारी शिवम गिरी और रोहित पांडे ने अभिषेक को फोन करके बताया कि पेपर प्रिंट होकर ट्रांसपोर्ट कंपनी में आ चुका है। इसके बाद 5 फरवरी को राजीव भोपाल से अहमदाबाद पहुंचा। यहां पहुंचकर इसने 3 लाख रुपए शिवम गिरी के खाते में ट्रांसफर किए। 5 तारीख को ही पटना से पेपर के बॉक्स खोलने के लिए डॉक्टर शुभम मंडल को बुलाया गया। 8 तारीख को पेपर का बॉक्स खोलने के बाद ही शुभम मंडल ने राजीव के फोन से पेपर के फोटो खींचे। पेपर लीक करवाने के लिए अभिषेक से 20 लाख रुपए में डील हुई। पेपर लीक करने के बाद इस गैंग ने पेपर सॉल्व करवाने का भी ठेका लिया हुआ था कि खाली पेपर नहीं देंगे, भाई पेपर मिल गया, आता नहीं है तब तो सॉल्व करके दे रहे हैं भाई लोग। इन्होंने इसके लिए हरियाणा और यूपी के कई ठिकानों पर छात्रों को बुलाकर पेपर के उत्तर जो है वो लिखवाए। पेपर लीक करने वाले गैंग का क्या हाल होगा, इसका वादा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही कर चुके हैं। आज एक बार फिर से सीएम योगी का वो बयान आपको सुनवा देता हूं, ताकि पेपर लीक करने की जो लोग हिम्मत करते हैं वो आगे से ऐसा न करना। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे।